पहला प्रश्न है कि जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देते हैं, प्रतिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, 37 सेंटीग्रेड पर बेहतर तरीके से काम करते हैं और एंजाइमेटिक गतिविधि नहीं करते हैं। तो कौन सा जो है वो सही उत्तर है? केवल एक, एक दो तीन, दो और तीन, या फिर एक तीन चार। तो जो इसका सही जो उत्तर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक दो तीन। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही आंसर है, क्योंकि एंजाइम घुलनशील प्रोटीन अणु होते हैं जो कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और नए प्रोटीन बनाना शामिल है। इसी कारण से इन्हें कभी कभी जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं। ये एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पर बेहतर तरीके से काम करते हैं और प्रतिक्रिया के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं के जीवन में महत्व रखने वाले निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं? अमीनो एसिड, शर्करा, कार्बनिक अम्ल या फिर प्रोटीन। कूट के आधार पर चयनित करना है, एक दो तीन, एक तीन चार, दो तीन चार, या फिर एक दो तीन चार। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन चार। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, कौन सा अंतर नहीं है? झिल्ली से घिरे अंगों की उपस्थिति, गुणसूत्रों की संख्या, परमाणु झिल्ली की उपस्थिति, या फिर कोशिका भित्ति की उपस्थिति में कौन सा जो है वो अंतर नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, क्योंकि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कठोर कोशिका भित्ति होती है जो प्लाज्मा झिल्ली को चारों ओर से घेरे होती है और जीव को आकार देती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन पौधों में होती है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका दीवारें पौधों की कोशिकाओं की यूकैरियोटिक कोशिका दीवारों से रासायनिक रूप से अलग होती हैं, जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं, और दूसरा है पौधों के द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर एक दो तीन। जो इसका सही आंसर है वो आपका है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। ठीक है, केवल एक इसका जो है वो सही आंसर है, बाकी जो है वो गलत है। क्योंकि स्वपोषी जीवों को कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण से पूरी होती हैं, और पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, ना कि ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में संचित नहीं होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। जबकि मानव शरीर जो है वो प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग जो है स्टार्च नहीं ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, इसलिए दूसरा तीसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, अल्फा किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ये धनावेशित होती हैं और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इसकी भेदन क्षमता गामा एवं बीटा किरणों से अधिक होती है। तो कौन सा कथन सत्य है? एक और दो, दो और तीन, केवल एक दो तीन, या फिर एक और तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एक और दो। पहला और दूसरा जो है सही है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि इनकी भेदन क्षमता जो है गामा और बीटा किरणों की अपेक्षा कम होती है, अतः वह 1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर को भेद नहीं पाती है। अगला प्रश्न है कि एक स्थलीय परितंत्र में खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत भाग जैव मात्रा यानी बायोमास में परिवर्तित होकर अगले उपभोक्ता के स्तर तक पहुंचता है? 1%, 5%, 10%, या फिर 25%। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 10%। अगला प्रश्न है
कि निम्न पशु उत्पादों में वसा की प्रतिशतता सबसे अधिक किसमें है? दूध, गाय के दूध में, अंडा, मांस या फिर मछली। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अंडा। ठीक है, वसा की मात्रा जो है निम्न में से सबसे ज्यादा जो है वो अंडा में है, क्योंकि दूध, गाय के दूध में वसा 3.6%, प्रोटीन 4%, विटामिन, जो गाय का दूध होता है उसमें विटामिन B1, B2, B12, विटामिन डी और विटामिन ई होते हैं। अंडा में वसा 12%, प्रोटीन 13% और विटामिन जो है B2 और विटामिन डी पाए जाते हैं। मांस में वसा 3.6%, प्रोटीन जो है 21% और विटामिन B2 और B12 पाया जाता है। मछली में वसा 2.5% या 2.50%, प्रोटीन 19% और मांस में विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन ए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पृथ्वी पर बनने वाले प्रथम प्रकाश स्तंभी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी और जीवाणुओं के अध्ययन के क्षेत्र में एंटोनी वान लीवेनहॉक के योगदान के कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो असत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल तीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। मतलब तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया जो हैं सही हैं, इन्हीं में से कोई ही गलत नहीं है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन या थाइमिन, यूरेसिल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एडेनिन ग्वानिन जो है सही युग्म नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोस बेस शुगर और एक डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज, और सॉरी एक पेंटोस शुगर और एक फास्फेट समूह। नाइट्रोजन जो बेस है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, ठीक है, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं। साइटोसिन जो है डीएनए वाले दोनों के लिए समान है और थाइमिन जो है डीएनए में मौजूद होता है। यूरेसिल आरएनए में थाइमिन की जगह में मौजूद होता है, इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि मीथेन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि मीथेन गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और यह गैस जल में अधिक विलेय है परंतु अल्कोहल में अल्प विलेय है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, क्योंकि मीथेन गैस जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। यह अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यह गैस जल में अल्प विलेय है परंतु अल्कोहल में अधिक विलेय है। इसका उपयोग मेथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट, कार्बन छड़े आदि बनाने में किया जाता है। इसे सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और यह ईथर अल्कोहल आदि में विलेय है। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करके एक विषैला द्रव डाइक्लोरोएथिल डाइसल्फाइड बनाती है, जिसको हम मस्टर्ड गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए कि माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, मैमोलॉजी कपियों और मानव का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। तो कौन सा जो है सही युग्म है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके चारों कथन जो हैं सही हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन, मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन और एर्कोनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में
पक्षियों का अध्ययन, और मैमोलॉजी में कपियों और मानवों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के अतिस्राव में कौन सा रोग होता है? मधुमेह, निद्रा रोग, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरलाइमिनोमिया? तो जो इसको सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग इंसुलिन के अधिक स्रावण से होता है, जिसमें रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि क्षमता में कमी होने लगती है, रोगी को थकावट अधिक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए, ठीक है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? जीरोपथेल्मिया, निक्टेलोपिया, क्रिप्टोमेलेकिया या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब कि जो जीरोपथेल्मिया भी, निक्टेलोपिया भी और क्रिप्टोमेलेकिया भी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज का संतुलन बनाए रखने कौन बनाए रखता है? फेफड़ा, वृक्क, यकृत या फिर सेरिब्रम? तो जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है सी ऑप्शन, यकृत। इसका सही जो आंसर है वो आपका है यकृत। अगला प्रश्न है, थायराइड रोग में किस कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग होता है? कोबाल्ट 60, सोडियम 24, फास्फोरस या फिर आयोडीन 131? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, आयोडीन 131। थायराइड कोबाल्ट 60 का प्रयोग मस्तिष्क ट्यूमर और कैंसर के इलाज में होता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त प्रवाह का वेग नापने में होता है। फास्फोरस का प्रयोग अस्थि रोग में होता है और आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के थायराइड रोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? निकेल, लोहा और क्रोमियम का, निकेल, लोहा, मैग्नीज का, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज का, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज का? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, निकेल, लोहा और क्रोमियम का। ठीक है, और ये क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक है, जो विद्युत प्रतिरोधक होता है। अगला प्रश्न है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा ने ग्रीन हाइड्रोजन को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विल टू गेट, उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO2 समतुल्य अपॉन किलोग्राम H2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्बस बादलों के संदर्भ में कौन विचार करिए कि निम्बस बादल काले या गहरे या भूरे रंग के होते हैं? ये पृथ्वी पर मध्य स्तर या पृथ्वी के सतह के बहुत निकट बनते हैं और ये सूर्य की किरणों के लिए अत्यंत घने और पारदर्शी होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त है? सभी महीनों में अधिक वर्षा, सबसे ठंड महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, उष्णकटिबंधीय सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड सेल्सियस या उससे अधिक, 10 सेल्सियस से नीचे के सभी महीनों का औसत तापमान? तो कौन सा जो है कोपेन की ए प्रकार की जलवायु को बताता है? तो जो इसको सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, औसत तापमान 18 सेल्सियस या उससे अधिक होता है। ठीक है, कोपेन ने 6 प्रकार की जलवायु बताई। इसमें ए प्रकार में उष्णकटिबंधीय सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड या उससे अधिक। बी प्रकार की जलवायु में शुष्क जलवायु संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है। सी प्रकार की जलवायु गर्म शीतोष्ण जलवायु वर्षा के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 18 सेंटीग्रेड से नीचे होता है। डी प्रकार की जलवायु जो है ठंडे बर्फीले वन जलवायु
सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे या उससे नीचे होता है। जबकि ई प्रकार की जलवायु ठंडी जलवायु सभी महीनों का औसत तापमान 10 सेल्सियस से नीचे है और यह प्रकार की जलवायु जो है उच्च भूमि ऊंचाई के कारण ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की चोटियों के उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, जिसमें धौलाधारी, मकालू, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा है। तो इसका कौन सा जो है सही क्रम है? 5 2 4 3 4 1 2 1 3 5 4। तो सबसे पहले हम देखें तो अन्नपूर्णा जो है या कहें धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई जो है वो ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8172 है, 8172 मीटर है। ठीक है। और अगर मकालू की बात की जाए, मकालू की जो है 8000, मकालू की 8481 है, 8481 है। अब अगर बात की जाए नंगा पर्वत की तो इसकी है 8126, 8126। और अगर कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा की है 8598 और अन्नपूर्णा की है 8078, अन्नपूर्णा की 8078। ठीक है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के किस द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य है? कावारत्ती, अगाती, मिनिकॉय या फिर पिट्टी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पिट्टी द्वीप। लक्षद्वीप समूह के केरल के मालाबार के तट के करीब स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप में कहते थे। 1973 में इन सभी को मिलाकर लक्षद्वीप नाम दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है। इसी द्वीप समूह में वनस्पतियों, जीव जंतुओं की बहुत विविधता है। पिट्टी द्वीप जो निर्जन है उसमें एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल 1960 संधि 1960 के नियमों के अनुसार सिंधु नदी प्रणाली द्वारा वहन किए जाने वाले कुल जल का भारत केवल कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? 60%, 50%, 40% या फिर 20%। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 20%। जो इस संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा वहन किए जाने वाले कुल पानी का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है। इस पानी का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा के संबंध में विचार करें कि इसका नाम सुंदरी वृक्ष से लिया गया है जो दलदली भूमि में अच्छी तरह से उगता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है। तो सही उत्तर चुने 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। ठीक है। इसके तीनों कथन जो हैं सही। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2014। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है जिसे शिव समुद्रम झरना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कावेरी। कावेरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी झरना बनाती है जिसे शिव समुद्रम झरना के नाम से जानते हैं। इस झरने से उत्पन्न पनबिजली मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्डफील्ड को बिजली आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि अक्षत कथनों पर विचार करना है कि अक्षत वनस्पतियां जो पूरी तरह से भारतीय हैं स्थानीय के देसी प्रजातियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं या जानी जाती हैं। फ्लोरा शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या काल के प्राणियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। फौना की प्रजातियों को किसी विशेष क्षेत्र या काल के जीव जंतु के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कौन सा सही आंसर है? केवल 1, केवल 2 और 3, 1 और 3 या फिर केवल 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
केवल एक, पहला ही सही है, बाकी जो है गलत है। क्योंकि वनस्पति शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या काल के पौधों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ना कि फ्लोरा शब्द को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। मंगल को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2, केवल 2 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है और एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कैरेबियन सागर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के मध्य स्थित है और प्रशांत महासागर एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के मध्य स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। क्योंकि कैरेबियन सागर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीपों के मध्य स्थित है। कैरेबियन सागर पश्चिम में मध्य अमेरिका और दक्षिण में वेनेजुएला और कोलंबिया से घिरा हुआ है। यह उत्तर में युकाटन जलडमरू मध्य के माध्यम से मैक्सिको की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। क्यूबा, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज कैरेबियन सागर को उत्तर और उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से अलग करते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।